तो बच्चों अब हम डिस्कशन करेंगे मीटर सेतु पर। मीटर सेतु तो सबसे पहले तो आप ये जो मीटर सेतु यहाँ बना हुआ है उसे देख लीजिए, केवल देख लीजिए, है ना। फिर हम इसका पूरा कैसे क्या कहाँ लगा है क्या है ये सब की बातें करने वाले हैं। तो इस मीटर सेतु से किया क्या जाता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। कोई वायर यदि हमें दिया गया है और पूछा कि इसका प्रतिरोध कितना है तो हम ये मीटर सेतु से ज्ञात कर लेते हैं। और इस एस को आप मान लो कि ये है अज्ञात प्रतिरोध जिसे आपको ज्ञात करना है। पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, अभी रचना की बात हम करने वाले हैं। दूसरी चीज समझिए आप कि ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें सिद्धांत की, क्योंकि पेपर में जब भी पूछा जाता है तो सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है वो सिद्धांत की पूछी जाती है। तो पता है हम यहाँ पे लिखेंगे यह है बीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता। सेतु ऐसे नहीं होता, सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए सिद्धांत पता लग गया, कैसे करता है अब हमें यह भी पता करना पड़ेगा। और बीट स्टोन सेतु का सिद्धांत पता करने के लिए किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ के नियम की बात करने के लिए ओम का नियम। तो ये सब एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, चेन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी रचना समझ लें। बच्चों ये जो है ना, ये पीतल की पट्टियां होती हैं, पीतल, ये भी पीतल और ये भी पीतल। सबको नहीं लिख रहे हैं, एक को लिख दिया हमने। ये पीतल की पट्टियां होती हैं, ठीक है। अब जरा बीट स्टोन ब्रिज भी हम यहां बना ही लेते हैं। नीचे एक, दो वायर, तीसरा वायर और चौथा वायर, पी क्यू आर और एस। यहां लगा है गैल्वेनोमीटर और उसके साथ है एक की, और यहां लगा है सेल और उसके साथ है एक की। ये हमने यहां पे बना दिया, ठीक है। अब आप जरा इसकी तुलना करिए इससे। देखो सबसे पहले ये है आर और एस, रेजिस्टेंस बॉक्स के प्रतिरोध। रेजिस्टेंस बॉक्स भी तो समझ लो यार, एक मिनट। ऐसा एक डब्बा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये ऐसा एक डब्बा होता है, और उसमें यहां पे ये लगे रहते हैं प्लग, ऐसे करके ऐसे प्लग लगे रहते हैं, बहुत से लगे रहते हैं, और उन पर रेजिस्टेंस लिखा होता है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 0.5 ओम। ऐसे हमें जो प्रतिरोध अप्लाई करना हो हम वो प्लग खींच लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न बच्चों ये उठ जाता है कि वो प्लग खींच लेने पे वो प्रतिरोध कैसे लग जाता है। तो इसकी आंतरिक रचना समझो कि ये लगा है आपका वो प्लग, मान लो 2 ओम लिखा है, पता है यहां से कनेक्शन आ रहा है धारा का, ये कनेक्शन यहां आएगा कहीं और यहां से निकल के जा रही है। हम केवल एक प्लग की बात कर रहे हैं, बहुत से प्लग रहते हैं, सब में ऐसे ही होता है। देखना धारा यहां से इस प्लग में से होती हुई सीधी चली जाती है, ये प्लग से कनेक्टेड होती है, ये चालक है तो यहां से इधर चली जाएगी। परंतु यहां पे एक लगी रहती है क्वाइल, कुंडली, और आपको पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये जितनी लंबी होगी उतना प्रतिरोध होगा, पता है। जब हम इस प्लग को खींच लेते हैं तो देखो बच्चों, ये खींच लिया तो सीधा कनेक्शन खत्म हो गया। अब धारा इस कुंडली में से होती हुई जाएगी और इसकी लंबाई के अनुसार हमारे परिपथ में वो प्रतिरोध आ जाएगा।
यदि ये कॉइल छोटी है तो कम प्रतिरोध है, बड़ा प्रतिरोध बनाना है तो ऐसी कॉइल बना देते हैं। अब धारा इधर से होती जाएगी कॉइल में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वो प्रतिरोध। तो हर प्लग को के ऐसे जो कनेक्शन होता है, ये प्लग लगा है और प्लग के कनेक्शन के बीच में यहाँ पे कुंडली लगी रहती है। हम जैसे ही अब जब प्लग लगा दिया तो ये सीधा चला जाएगा, और जब हम प्लग हटाएंगे तो ये इसमें से होती हुई आगे जाएगी और प्रतिरोध अप्लाई हो जाएगा। तो हम जितना प्रतिरोध चाहें उतना प्रतिरोध उसमें लगा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस भाग का मतलब ये है कि वो ज्ञात प्रतिरोध है जो हमें पता है, क्योंकि प्लग तो हम अपने हिसाब से निकालेंगे। तो आर को हम क्या बोल देते हैं, आर को हम बोल देते हैं ज्ञात। तो अब आप देखिए, P और Q के बीच में से एक कनेक्शन गैल्वेनोमीटर में गया और R और S के बीच के कनेक्शन में मिला। देखो जरा, R और S के बीच में पीतल चालक होता है, हालांकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है परंतु पीतल चालक होता है। R और S के बीच में कनेक्शन गैल्वेनोमीटर में गया और गैल्वेनोमीटर से जॉकी भी समझ लो। जॉकी एक ऐसा होता है, वो पेचकस नहीं रहता, पेचकस वैसा, यहाँ पे एक ये रहती है और यहाँ एक स्विच रहता है जिसमें हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं और अंदर से कनेक्शन यहाँ तक चला जाता है। जब जॉकी को इससे टच करते हैं तो ये पूरा परिपथ बन जाता है। ये लगा है वायर इसमें जॉकी में, इसे जॉकी कहा जाता है। जॉकी को जहाँ टच करेंगे, यहाँ टच किया तो ये परिपथ पूरा हो गया और कनेक्शन चालू हो गया। जॉकी को उठा लेंगे, कनेक्शन हट गया। वो आपने टीवी में भी ठीक करने वाला मल्टीमीटर देखा होगा, उसमें भी छोटे छोटे जॉकी होते हैं या थोड़ा सा बड़ा जॉकी होता है। तो ये प्लास्टिक रहता है, ऊपर अंदर से कनेक्टेड रहता है। तो हम ऐसे बिल्कुल पेन जैसे पकड़े रहते हैं, हमने यहाँ टच किया तो ये कनेक्शन यहाँ से चालू हो गया। तो बच्चों, ये जॉकी यदि हमने यहाँ पे रखा तो ये एसी है, एक वायर। पता है एसी क्या है? एसी है 1 मीटर का वायर, 1 मीटर का वायर। और पता है बच्चों ये काय का होता है? या मैग्नीन का होता है या फिर कॉन्स्टेंटन का होता है। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन या कॉन्स्टेंटन हम इसलिए लेते हैं कि इनका प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध ज़्यादा होता है और हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये वायर काय का होगा? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का 1 मीटर। और एक चीज़ हमने इसमें नहीं बनाई, यहाँ पे एक स्केल भी लगा होता है, जॉकी को अपन फिर भी लिख देंगे। और ये स्केल लगा रहता है, पूरी रीडिंग रहती है उसमें, और सेंटीमीटर इंच वगैरह में हम माप सकते हैं। 1 मीटर का ये स्केल हो गया। जब जॉकी को यहाँ दबाएंगे तो हम स्केल से रीडिंग ले लेंगे कि इधर वायर कितना लंबा है और इधर वायर कितना लंबा है। 1 मीटर है स्केल है, यदि बी तक L सेंटीमीटर आया तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा 100 सेंटीमीटर का होता है। अब देखो बच्चों, इस तरफ प्रतिरोध P बन जाएगा क्योंकि इतना लंबा वायर है और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और इस तरफ प्रतिरोध Q हो जाएगा। और देखो P और Q के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, P और Q के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ गया कहाँ? R और S के बीच में ये बन गए। तो ये हो गया RS, ये हो गए PQ। हमने PQ पहले ही लिख दिया था। अब दूसरी बात सुनिए आप, ये A यहाँ पे मतलब R और P के बीच का कनेक्शन है, ये R और P के बीच का कनेक्शन है ये, और इससे जुड़ा है सेल। देखो R और P के बीच में क्या जुड़ा है? सेल। और इसका दूसरा भाग आ गया है कहाँ? S और Q के बीच में। दूसरा भाग देखो कहाँ आया? S और Q के बीच में। मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो अब आप बोलोगे कि सर जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज कर चुके थे तो फिर मीटर ब्रिज की हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी? बच्चों, हम पहले भी बता चुके थे कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वो कोई उपकरण नहीं है, वो आपको वायर जोड़ना होगा। आप
तो उसे जोड़ने में थोड़ी सी असुविधा होती है कि 4 वायर जोड़े, उनके बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, दूसरे 2 के बीच में सेल लगाया, तो थोड़ी सी असुविधा होती है। और मनुष्य हमेशा से सुविधा भोगी रहा है, तो उसने सुविधा के लिए ये एक उपकरण बना लिया। ये उपकरण होता है एक बड़े से लकड़ी के पटले पे, ये ऐसा रहता है, देख लो, इसे भी आप देख लो, ये ऐसा एक लकड़ी के टुकड़े पे ये स्टील ब्रॉस यानी कि पीतल की पट्टियां यहाँ पे ऐसी ठुकी रहती हैं ये, और बीच में एक ठुकी रहती है। यहाँ पे एक स्केल रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक मत गिनो। फिर यहाँ पे एक बायर रहता है, ये बायर, इस पे जॉकी रखते हैं तो ये यहाँ टच होता है तो हम रीडिंग ले लेते हैं। अब यहाँ पे स्विच होते हैं, स्क्रू होते हैं, जिनकी सहायता से हम पूरे प्रतिरोध, ये इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में बायर, और स्केल भी यहीं तक होता है। बच्चों हमने ऊपर तक बना दिया था, ये पूरा लकड़ी का एक पूरा होता है। इन स्क्रू से हम ये सब कसते हैं जो हमने कसा, जैसे कि इससे बायर कसा हुआ है, ये थोड़ा सा बायर अपन यही बना देना, इन दोनों स्क्रू से यहाँ कसा रहता है। जॉकी रखेंगे तो ये स्केल से टच हो जाएगा। इसके बीच में स्क्रू है, उससे लेके इधर एक डब्बा रख देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, दूसरा पार्ट इससे कस देते हैं। यहाँ बीच के पॉइंट से एक बायर लगा के गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, दूसरा इस पे रख देते हैं, जॉकी बना देते हैं। इस पे जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना हो एस लगा देते हैं, ये बन गया हमारा डब्बा। तो बड़ा रफली हमने आपको समझा दिया है। तो ये उपकरण होता है, एक डिवाइस होती है जो हमें बनी बनाई मिलती है, बस हमें कनेक्शन करने हैं और रीडिंग लेना शुरू कर देना है। तो सुविधाजनक है, इसमें थोड़ी सी असुविधा हो जाती है, ठीक है। अभी रीडिंग कैसे लेते हैं ये भी हम लोग समझने वाले हैं। अभी तो ये समझो, तो सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ गया कि ये मीटर ब्रिज, ये व्यवस्थित बीट स्टोन ब्रिज है, सेतु है, ठीक है। अब हम रीडिंग कैसे लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये यहाँ पे डायग्राम बना रहने दो, हम छोटा सा एक डायग्राम इधर भी बनाते हैं। ये आपका हो गया ए और सी, ये वाला वायर, ये है आपके हाथ में जाकी जो कि गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। अब हम क्या करते हैं, जब ये पूरे कनेक्शन कर देते हैं, इसका सेल के धन से जोड़ दिया, बैटरी मिलती है आपको, उस बैटरी से ऐसी रहती है वो बैटरी, कुछ यहाँ पे एक वो रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। तो ये प्लस होता है रेड और ये ब्लू होता है। तो हमेशा धन पे लाल चिन्ह बना होता है या पूरा के पूरा लाल होता है, तो आप समझ जाना। तो ऐसी बैटरी जुड़ती है, ये सेल अपना बनाने का तरीका है। अब हम रीडिंग लेते समय क्या करते हैं, सुनना बच्चों, पूरी बात ध्यान से सुनना, और इस हाथ को हमारे जॉकी मान लेना, मार्कर को यार। जब ये पूरे हम कनेक्शन कर देते हैं, इसे बैटरी के धन से जोड़ा, की से जोड़ा, इसके बाद सी से जोड़ दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स ने लगा दिया, यहाँ पे वो प्रतिरोध लगा दिया जो कि हमें ज्ञात करना है, अननोन प्रतिरोध। ओके, अब हम क्या करते हैं, जब ये पूरे प्रतिरोध हो जाते हैं, सबसे पहले जॉकी को ए के पास रखते हैं, इस तरफ। देखो पी छोटा हो गया और क्यू बड़ा हो गया है, ब्रिज संतुलन में नहीं है। ब्रिज संतुलन में नहीं है तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड मान लो डिफ्लेक्शन दे रहा है, मान लो राइट भी दे सकता है। तो जब हमने इस पॉइंट पे रखा, ये पॉइंट हम ए मान लें, हमने जॉकी को कहाँ रखा, एट ए, ऐसे। ये गैल्वेनोमीटर से तो जुड़ा है, तो गैल्वेनोमीटर जो है मान लो वो जा रहा है लेफ्ट। फिर जॉकी को उठाएंगे और उठा के इस तरफ रखेंगे सी के पास बी पॉइंट पे, तो जॉकी एट बी। ये कोई लिखने वाली बात नहीं है बच्चों, ये केवल ध्यान से समझने वाली है। जब हम बी पे रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर किसी भी हालत में राइट देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है
तो आपका परिपथ गलत है। परिपथ एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाले प्रयोग किए जाते हैं तो कनेक्शन मजबूती से करते हैं, लूज कनेक्शन नहीं होने चाहिए। क्लियर है ये बात? तो हो सकता है लूज कनेक्शन हो सकता है आपने कुछ गलती कर दी हो, तो फिर जॉकी लेफ्ट नहीं दे राइट नहीं देगा। एक तरफ ए के पास लेफ्ट तो बी के पास राइट देना चाहिए। यदि दिया तो आपके कनेक्शन सही हैं। आप सब टेंशन खत्म करके प्रैक्टिकल में आगे बढ़िए। अब सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। प्रैक्टिकल है, लैब में भी होता है। अब हम क्या करते हैं कि देखो, ए पे दे रहा है लेफ्ट और बी पे दे रहा है राइट। इसका मतलब ये है कि बीच में कहीं ऐसी जगह जरूर आएगी जहां ना तो लेफ्ट दे और ना ही राइट। देखना बच्चों, हम यदि इस जॉकी को इधर लेते हुए चलें तो ये लेफ्ट धीरे धीरे कम होते 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 जीरो हो जाएगा और जीरो के बाद राइट होने लगेगा। मतलब वो लेफ्ट था, तो जैसे जैसे हम बीच में जाते रहेंगे वो ऐसा होता जाएगा और दूसरी तरफ फिर वो राइट हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं तो जॉकी ऐसी जगह पे रखा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मान लो कि पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी वो है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं, और इसमें सेतु जो है वो संतुलन की अवस्था में हो जाता है, संतुलन की अवस्था में। और अब हमारा टेंशन इसलिए खत्म हो जाता है कि P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S हम लिख देते हैं। R हमें पता है, S हमें नहीं पता है ना, S निकालना है। S को इधर ले आओ और RQ अपान P हो जाएगा। ये हमें अज्ञात प्रतिरोध निकालना है। R का मान कहां से रखेंगे? प्रतिरोध बॉक्स में से। ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? A से B तक L जो कि P है। तो P यदि हमें निकालना है तो P बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू L। सिग्मा क्या है? सिग्मा है तार की प्रति एकांक का कर दो, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध। तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है। तो L लंबाई है यहां से यहां तक, वो L लंबाई हम इससे स्केल से पढ़ के ले लेंगे, क्योंकि जॉकी जब यहां रखा है तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो L हो जाएगी। यहां से 0 होती है और यहां पे 100 होती है। तो हमें P मिल गया। सिग्मा एकांक लंबाई का है, L वो लंबाई आई, तो हमें यहां से P मिल गया। और ऐसे ही Q निकालेंगे तो सिग्मा Q, जब ये L है तो ये बचा हुआ क्या होगा? 100 माइनस L। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 100 माइनस L। हमें P भी मिल गया, Q भी मिल गया, क्योंकि प्रतिरोध तो निकालना है। और बच्चों अब हम ये इक्वेशन नंबर आप मान लो 1, तो 1 से P और Q के मान रखो। S बराबर R, आपका Q कितना है? 100 माइनस L इंटू सिग्मा, और आपका P कितना है? सिग्मा इंटू L। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपान L। तो आपको केवल वो लंबाई निकालना है बच्चों जहां पे उदासीन बिंदु आता है। ये अकेली रीडिंग आपको लेनी है बस। तो कैसे लेते हैं रीडिंग? एक तरीका हम वो बता रहे हैं जो हमें लैब में करना चाहिए, और एक तरीका हम वो बता रहे हैं जो आपको टीचर को बताना चाहिए कि सर हमने ऐसा कहा। क्योंकि वो कहते हैं, इसकी सावधानियों में कहते हैं, एक तो कनेक्शन सब लूज नहीं होने चाहिए,
दूसरा, जॉकी को खसकाते हुए नहीं चलना चाहिए। मतलब आप इसे ऐसे खसकाते हुए नहीं चल सकते, उठा उठा के रखना पड़ेगा। अब वो कहते हैं जॉकी को क्यों खसका के नहीं चलना चाहिए? क्योंकि तार की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध हमने सिग्मा माना है। जॉकी को खिसकाएंगे तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम और ज़्यादा हो जाएगा। स्लाइड हो गया। जैसे ये तार है, आपने जॉकी को खिसकाया तो इसका ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो यहाँ का प्रतिरोध अलग हो जाएगा, यहाँ का प्रतिरोध अलग हो जाएगा, क्योंकि R समानुपाती है L और R व्युत्क्रमानुपाती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। इसलिए वो कहते हैं जॉकी को खसका के नहीं चलना चाहिए, परंतु हम कहते हैं बच्चों कि जॉकी को खसकाते हुए चलना चाहिए। धीरे से, बहुत ज़्यादा मत दबाना, क्योंकि जब आप उठा उठा के रखते हो तो भी तो खट से रखते हो, तो भी तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप तो धीरे धीरे, परंतु सर से बोलना कि जॉकी को खसका के नहीं चल रहे हैं। तो आप इधर से जब चलोगे ऐसे, तो ये जो लेफ्ट दे रहा है धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होते होते जहां 0 हो जाए वहां रुक जाओ। रुकने के बाद काम खत्म नहीं हुआ है, वहीं पे एक बार जॉकी को उठाओ, फिर रखो, उठाओगे कनेक्शन खत्म हो गया। रखोगे तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो हिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जरा भी हिली तो ब्रिज संतुलन नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ 0 आ गया वहाँ जब हम उठा के रखते हैं तो निडल हिल जाती है, तो थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा आपको। बाँ उठा उठा के रखोगे तो निडल बिल्कुल नहीं हिलेगी, तो आपका वो एल आ गया। क्योंकि एक्यूरेसी, शुद्धता बहुत जरूरी है। हमने बोला है किसी को बताना मत कि जॉकी को अपन खसका के ही चलेंगे, परंतु टीचर से मत बोल देना, और एग्जामिनर और एक्सटर्नल इनसे तो बोल ही मत देना, 0 नंबर दे देंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी सावधानी है इस प्रैक्टिकल की कि जॉकी को खसकाते हुए नहीं चलते हैं, उठा उठा के रखते हैं, परंतु उठा उठा के रखने में रीडिंग नहीं आती है, बहुत देर लगती है। आपने तो यहाँ रखा, धीरे से खसकाते हुए चलो बिना दबाव के, और देखो गैल्वेनोमीटर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे गैल्वेनोमीटर का विक्षेप कम होता जाएगा। जहाँ 0 हो गया वहाँ रुक जाओ, बार बार उठा के देख लो। यदि इसकी सुई हिल नहीं रही, हमने बताया ना गैल्वेनोमीटर में ऐसी निडल होती है, यहाँ 0 लिखा रहता है, ये जरा भी, मतलब ये निडल जरा भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब आप जॉकी को रखते हो तो निडल बिल्कुल रुकी हुई होनी चाहिए। तो ये ठीक है, ये मिटाओ। तो आपको रीडिंग लेने का हमने बहुत अच्छा जायज और नाजायज दोनों तरीके बता दिए हैं, है ना बच्चों। अब ये रीडिंग आ गई, एल निकाल लोगे, ये प्रतिरोध निकाल लोगे। अब क्या ये प्रतिरोध आपका बिल्कुल सही आएगा? देखो बच्चों, ये प्रतिरोध आपने काउंट किया, ये आया आर। ये प्रतिरोध भी काउंट किया, पी आया है। ये भी काउंट किया, क्यू आया है। परंतु ये जो पीतल की पट्टियां हैं, क्या इनका प्रतिरोध नहीं होता? होता है। और इस प्रयोग में इन पत्तियों के प्रतिरोध का उपयोग नहीं किया गया कहीं पे भी, तो हमारी रीडिंग तो गलत आएगी। फिर क्या करें? फिर हम ये करते हैं कि एक रीडिंग ये ले ली और एक रीडिंग में हम आर तथा एस को आपस में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लगा देते हैं, हाथ से ही मिटाना पड़ेगा अब तो, यहां पे हम कर देते हैं एस, दूसरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये, और यहां पे वो लगा देते हैं आर बी, फिर ये एल ले लेते हैं, और फिर रीडिंग आती है, ये S1 है, S2 में हमने निकाल लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया R इंटू 100 माइनस एल अपान एल, S2 आ गया। और सही प्रतिरोध निकालने के लिए S1 प्लस S2 बाय 2 दोनों का औसत निकाल लेते हैं। अब हम सही हो गए, अब हम बिल्कुल सही हो चुके हैं। तो एक सिंपल सी बात यह है कि R और S को परिवर्तित क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रतिरोध जितना इधर प्रभाव लगा रहा है वो अब S पे लगने लगेगा, पहले R पे लग रहा था, तो मिनिमाइज हो जाएगा।
आगे बढ़ने में आगे बढ़ते हैं, पीछे चलने में पीछे आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 रीडिंग इसकी लेनी पड़ती है। तो बच्चों एक बार फिर इस व्हीटस्टोन ब्रिज की, सॉरी, इस मीटर सेतु की बात करें कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है और इससे अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध निकाला जाता है। संतुलन की स्थिति में P/Q = R/S होता है। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीनिया कांस्टेंटन का बार इसलिए लिया जाता है कि इसका प्रति एकांक लंबाई पे प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जो कि हमें जरूरत है, क्योंकि हम तो यहाँ के बार का प्रतिरोध ही लेते हैं। अब सावधानियां क्या है? सभी कनेक्शन बहुत अच्छे से मजबूती से जुड़े होने चाहिए, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी, जॉकी को खसकाते हुए नहीं चलना चाहिए, परंतु आपको पता है कि सही रीडिंग खसकाते हुए आती, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया है और करवाया है। जब आप उठा के रखते हो ना तो बहुत दिक्कत जाती है जीरो रीडिंग, और इसे स्लाइड करने में एक बार आती है। आप गैल्वेनोमीटर देखते जाओ, जॉकी को लेते जाओ और एक जगह गैल्वेनोमीटर की निडल जैसे जैसे आगे बढ़ोगे निडल ऐसी होती जाएगी, जहाँ 0 पे आ गई वहाँ रुक जाओ। परंतु ये काम टीचर के सामने नहीं करेंगे। जल्दी रीडिंग चाहिए, फटाक से रीडिंग चाहिए तो यही तरीका है, और परेशान होकर रीडिंग चाहिए तो फिर वो उठा के रखने वाला तरीका है। तो ये था हमारा मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि ये कोई उपकरण नहीं है, तो ये उपकरण है जो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में आपको मिल जाता है। आसानी से एक आपने अननोन लगाया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में प्रतिरोध निकाला, ये सर्किट पूरे किए, फटाक से पूरा आप अननोन अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध इससे ज्ञात कर लेते हैं। तो ये था मीटर ब्रिज। चलिए, मीटर ब्रिज जब एक इतनी अच्छी चीज़ समझी है, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हमने किया है, तो फिर उसके कुछ आंकिक प्रश्न भी हम लोगों को कर लेना चाहिए। इन्होंने दिया है मीटर सेतु में उदासीन बिंदु 60 सेंटीमीटर पर आया। ठीक है, कहाँ से शुरू किया है? यदि प्रतिरोध एस के साथ श्रेणी क्रम में एक 5 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध आर तथा एस दोनों के मान ज्ञात कीजिए। यदि उदासीन बिंदु, यदि अब उदासीन बिंदु 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, सॉरी 60 पे तो पहले ही आया था, 50 सेंटीमीटर पर आता है। पहला केस करते हैं अपन, है ना। पहली प्रथम स्थिति, उदासीन बिंदु 60 सेंटीमीटर पे आया है, तो S = R 100 - L/L। तो L बराबर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, दे सकते हैं सेंटीमीटर ही, तो S = R हो जाएगा 100 - 60/60। तो S बराबर हो जाएगा 40R/60। 0 से 0 कैंसिल कर दो और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। S बराबर हो जाएगा 2/3R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। अब बच्चों समझो, R के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और जोड़ दिया 5 ओम का। तो द्वितीय स्थिति की बात कर रहे हैं, द्वितीय स्थिति। तो इसमें जो S था ना वो S' हो जाएगा S+5। श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ते हैं तो वो प्रतिरोध ऐड हो जाता है, समांतर क्रम में व्युत्क्रम होता है। तो अब नया प्रतिरोध ये आ जाएगा, और यहाँ पे संतुलन बिंदु 50 दिया है, मतलब L बराबर 50 सेंटीमीटर है, R में कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S' जो हमारा है वो बराबर हो जाएगा R 100 -
एल, एक बार एल लिख देते हैं, अपान एल ही लिख देते हैं। एस डैश की जगह क्या लिखेंगे, एस प्लस 5 बराबर, ये आप एल की वैल्यू रखो 100 माइनस 50 अपान 50, तो ये हो जाएगा एस प्लस 5 इज इक्वल टू 50 आर अपान 50, और 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा और r बराबर आ जाएगा s प्लस 5, और ये मान आप इसमें रख दो, तो s बराबर हो जाएगा 2/3, r की जगह लिख दिया s प्लस 5, इसको इधर गुणा कर दो तो 3s इज इक्वल टू 2s प्लस 10, तो 3s माइनस 2s इज इक्वल टू 10, तो s बराबर 10 ओम। s यदि 10 ओम आ गया तो r बराबर, इसको इसमें रख दो अब, तो r बराबर हो जाएगा 10 प्लस 5 बराबर 15 ओम। ये हमें r भी निकल गया। तो बच्चे ऐसे सिंपल से इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि हम और करेंगे, परंतु अभी आपके इस चैप्टर की किरचॉफ्स के नियम के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आज तक जब से 12th क्लास के सिलेबस में आया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आया हो, वो बोर्ड कहीं का भी हो, हिंदुस्तान के किसी स्टेट का बोर्ड हो, चाहे विदेश में हमारा सिलेबस जहाँ जहाँ चल रहा है, दुबई वगैरह में हमारा ही सिलेबस चलता है, वहाँ का बोर्ड हो, परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो पूरे 5 नंबर का नहीं आया हो। नंबर कम और ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं 6 पहले होते थे, फिर 5 हो गए, फिर 4 हो गए, और उसका नाम है विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। तो चलिए एक बहुत हाई एनर्जी और बहुत सिंपल सा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बड़े, तुझे पता है आजकल क्या हो गया है? छोटे, तू मुझे मत बता, अपनी बकवास अपने पास रख। अरे बड़े, तुझे पता है ट्रैफिक पुलिस वाले कितने स्ट्रिक्ट हो गए हैं? अरे छोटे, वो तो पहले से ही स्ट्रिक्ट थे। नहीं, अब और स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पता है तुझे, कल उन्होंने पैदल चलते हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया। तू पागल हो गया क्या? पैदल चलते हुए को क्यों पकड़ेंगे? वो कैसे सिग्नल तोड़ सकता है? अरे बड़े, उसने पत्थर मारकर सिग्नल लाइट तोड़ दी। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। विभव मापी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। तो विभव मापी से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये समझें। विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, यानी सेल का ईएमएफ हम विभव मापी से ज्ञात करते हैं। सेकंड नंबर, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। हम दो अलग अलग सेलों के विद्युत वाहक बलों को कंपेयर भी कर लेते हैं विभव मापी के द्वारा। और तीसरा, एक और इम्पोर्टेंट इसका उपयोग है, वो है विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये 3 चीज़ें हम विभव मापी से ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब ये समझना है कि विभव मापी क्या होता है। देखो जरा, हमने मान लिया यहाँ पे कि एक ए पॉइंट है और उससे ये वायर कुछ ऐसे जाते हैं। पता है बच्चों, इस विभव मापी में या तो 6 वायर होते हैं या फिर 10 वायर होते हैं। ये वायर थोड़ा सा ठीक बना दें, 2 4 6 और ये 8 9 और 10, ये पॉइंट हम बोल देते हैं बी। यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये ऐसे 10 वायर 1-1 मीटर लंबे विभव मापी में होते हैं। और ये जो वायर होते हैं ना, फिर वही बात जो हमने मीटर सेतु में पढ़ी है, ये होते हैं मैग्नीन या कांस्टेंटन के।
एक एक मीटर लंबे ऐसे 10 वायर होते हैं और एक स्केल लगा होता है ऊपर, 1 मीटर का होता है 0 और इसके बाद यहाँ पे होते हैं 100 सेंटीमीटर। एक और नीचे एक स्केल लगा होता है, 2 स्केल होते हैं बच्चों इसमें विभव मापी में, एक यहाँ 0 और ये ऐसा होता जाएगा और यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। आपने एक चीज़ ध्यान दी कि ये इधर से 0 और इसमें इधर 0 है, दोनों एक दूसरे के विपरीत लगे होते हैं और एक प्लास्टिक या लकड़ी के बड़े बॉक्स में ये होते हैं। एक म्यूजिशियन हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं और हमारे देश के बहुत बड़े संगीतकार हैं और उनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा और वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसका नाम है संतूर। वो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं ना, ये बिल्कुल संतूर जैसा दिखता है, बिल्कुल संतूर जैसा ही दिखता है। ये 10 वायर हो गए। अब जरा हम इन वायरों के क्रम भी निर्धारित कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बच्चों जब इसमें यदि धारा प्रवाहित इधर से हो रही है तो इधर से इधर होगी, इधर से होती हुई इस तरफ इधर होगी, फिर इधर से आके इसमें इधर होगी, इसमें इधर, मतलब हर वायर में एक दूसरे से विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। तो इससे एक चीज आप समझ गए, यदि हमारा इस दिशा में धारा प्रवाहित होने वाला तार है तो ये स्केल रीडिंग के लिए होगा, और यदि इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो देखो इधर 0 है, इधर से इस स्केल में होगा। तो बच्चों देखो जरा 1 3 5 7 9 इनमें इस तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे रीडिंग कौन कौन सी लेते हैं, 1 3 5 7 9। विषम संख्या के जो वायर होते हैं उसकी रीडिंग ऊपर वाले स्केल में ली जाती है, और जो सम संख्या के वायर होते हैं जैसे कि 2 4 6 8 और 10 उसकी रीडिंग नीचे वाले स्केल से ली जाती है। आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि धारा इधर से इधर चल रही है तो ये 0 से 100 इधर हो जाएगा, और धारा इधर से इधर चल रही है तो ये 0 से 100 हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो स्केल है वो 1 3 5 7 और 9 यानी कि विषम संख्या के वायरों की रीडिंग के लिए होता है, और नीचे वाला जो सेल होता है वो 2 4 6 8 और 10 सम संख्या के वायरों की रीडिंग के लिए होता है। ये हो गया हमारा विभव मापी। अब जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका डायग्राम बनाया जाता है, वो सैद्धांतिक डायग्राम होता है। चलिए हम ये पहली हेडिंग डली रहने दे रहे हैं। हम विभव मापी के द्वारा क्या कर रहे हैं, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम ये कर रहे हैं, और यहाँ पे विभव मापी का सैद्धांतिक चित्र भी हम बना दे रहे हैं। ओके, चलिए ये पूरे के पूरे 10 वायर हैं, यानी कि 10 मीटर, एक एक मीटर का एक वायर है तो टोटल 10 वायर हैं, तो 10 मीटर। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ये 10 मीटर है बच्चों, ए से बी तक याद रखना। अब यहाँ से लगाया जाता है एक सेल, ये इसका नाम दे देते हैं E1, मतलब इसका EMF E1 है। यहाँ पे हम चाहें तो की लगा सकते हैं, और यहाँ लगाते हैं एक रियोस्टेट। रियोस्टेट को RH से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है परिवर्ती प्रतिरोध। तो हम सबसे पहले तो ये परिवर्ती प्रतिरोध समझ लें कि ये क्या होता है।
फिर हम पूरा समझेंगे, एक एक बात समझेंगे। और लैब में भी ये प्रैक्टिकल होता है, पेपर में तो आता ही है, तो वो भी आपको पूरा समझ में आना चाहिए। और एक बार में लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करना है। हम बताते हैं रियोस्टेट कैसे होता है। ये एक ऐसी गोल ट्यूब होती है, इसके ऊपर एक स्टील की रॉड होती है और यहाँ पे नाइक्रोम या किसी और चीज के ये वायर पूरे लपटे होते हैं। ये अब यहाँ से ये नाइक्रोम का वायर है, ये जो हमने जोड़ा है वो इस वायर से कनेक्शन जोड़ा गया है, यहाँ से करंट जा रही है। और ये जो स्टील की रॉड होती है ना, इस पे एक मूवेबल पोर्शन, यानी जो आसानी से घूम सकता है, वो पोर्शन थोड़ा ऐसा करके यहाँ पे गोल रहता है और ये मूवेबल पोर्शन ऐसे टच होता है और दूसरा करंट का आउटपुट इधर चला जाता है जो कि इधर से गया। बच्चों ध्यान से सुनना कि जब हमने यहाँ से वायर जोड़ा तो इस कॉइल में से होते हुए यहाँ से जाके धारा हमारे परिपथ में चली जाएगी। अब इस मूवेबल पोर्शन को हमने क्या किया, इधर खसकाते हुए इस मूवेबल पोर्शन को हम यहाँ पे ले आए इस जगह। तो ये पूरी जो कॉइल है वो हमारे परिपथ में आ गई और आपको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ जाएगा और वो मार्ग में आ जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसको खसकाते हुए इधर लाएंगे प्रतिरोध कम होगा, इसको खसकाते हुए इधर लेके जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। मतलब इससे हम प्रतिरोध को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये उपकरण तब उपयोग में आता है जब कितना प्रतिरोध है हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें केवल प्रतिरोध बढ़ाने और घटाने की ज़रूरत होती है, उसके मान की ज़रूरत नहीं होती। तो रिहोस्टेट यूज किया जाता है। परिवर्ती प्रतिरोध होता है, ये दो स्टैंड पे ऐसा खड़ा रहता है पूरा, ऐसा नहीं है कि ये हवा में टंगा है, ऐसा होता है ये रिहोस्टेट। चलिए रिहोस्टेट आप समझ गए हैं, परिवर्ती प्रतिरोध है और ये 10 मीटर का वायर। हमने ये चित्र भी बना रहने दिया है और बना रहने देंगे। अब हमें ये पॉइंट यहाँ पे हम A लिख देते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है उस सेल को यहाँ लगा देते हैं, ये प्लस और ये माइनस, और इससे लगता है गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से लग जाता है जॉकी। जॉकी हम पहले ही समझा चुके हैं, मीटर सेतु जब हम पढ़ रहे थे, जॉकी हम समझ गए हैं। जॉकी इस वायर से टच होगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। A से B तक 10 मीटर हैं, ये बात आप मत भूलना। और हम मान लेते हैं कि ये जॉकी इधर कहीं है, ये पॉइंट है जे जो हमने यहाँ रखा है, वो इसमें नीचे वाले में वो पॉइंट जे है, ये आप देखते रहना। हमने परिपथ पूरा कर दिया, इस स्विच को K को ऑन कर दिया जिसकी हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। फिर हम प्रयोग करते हैं, परंतु एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि E1 को हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेल, प्रमाणिक सेल, और E को, जिसका कि हमें EMF निकालना है, उसे हम बोलते हैं प्रायोगिक सेल। स्टैंडर्ड सेल एंड एक्सपेरिमेंटल सेल। और बच्चों ये प्रयोग होने के लिए किसी भी हालत में इसकी कंडीशन ये है कि E1 किसी भी हालत में E से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये प्रयोग नहीं होगा। अब आपके दिमाग में वो प्रश्न उठा जो हमेशा उठता रहता है कि सर जब हमें E पता ही नहीं है, क्योंकि हम इससे E निकाल रहे हैं, तो फिर हम ये कैसे कह देंगे कि E1 बड़ा होना चाहिए E से, और क्यों? तो बच्चों E1 E से बड़ा होना चाहिए, ये देखने के लिए हमारे पास दूसरे बहुत से उपकरण होते हैं जिससे अंदाज हमें लग जाता है
कि E1 बड़ा है कि E बड़ा। एक बल्ब भी ले लो, छोटा वाला डीसी पे चलने वाला बल्ब, पहले ऊपर वाले से जला के देखो, फिर नीचे वाले से जला के देखो, जिसमें तेज जलेगा उसका ईएमएफ ज़्यादा है। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, और भी चीज़ें जिनसे हमें पता लग जाता है कि E1 बड़ा है कि E बड़ा है, परंतु ये नहीं होगा तो ये प्रयोग नहीं होगा। अब तुम्हारा जो दूसरा प्रश्न बचा था, जिसमें तुमने पूछा था कि ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका जवाब अभी जरा हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये परिपथ पूर्ण कर लेते हैं। आपको पता है ये तो पोटेंशियोमीटर है, पूरा लकड़ी एक सिरे से सेल के धन को जोड़ा, जो कि लाल निशान वाला होता है, नीले निशान वाला ऋण होता है, उसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ा। गैल्वेनोमीटर के पीछे 2 स्क्रू होते हैं जिसमें हम जोड़ते हैं, दूसरे स्क्रू को जॉकी से जोड़ा, जॉकी हमारे हाथ में रहता है। ऐसे ही ऐसे ये आपका प्रमाणिक सेल जिसके सहायता से ये निकाल रहे हैं वो जोड़ा, फिर एक की जोड़ी, की के बाद रियोस्टेट जोड़ के बी से जोड़ दिया। सभी कनेक्शन मजबूती से करना चाहिए, क्योंकि ढीले कनेक्शन होंगे तो फिर ये प्रयोग नहीं हो पाएगा। जब हम ये पूरा सर्किट का कनेक्शन कर देते हैं तब हमारे पास एक हमारे कनेक्शन सही है कि नहीं ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस जॉकी को यहाँ रखा पहले वायर पे, मतलब जॉकी को हमने यहाँ पहले वायर पे रखा। मान लेते हैं कि यहाँ जॉकी को रखा J1 पे, तो जो डिफ्लेक्शन है ना वो हमें लेफ्ट मिलना चाहिए या राइट मिलना चाहिए, एक तरफ डिफ्लेक्शन मिलेगा। और फिर इसी जॉकी को, एक जॉकी था इससे उठा के यहाँ रखा था, हम बना ही देते हैं यार, ये रखा था जॉकी को J1 पे। फिर जॉकी को लास्ट वायर, यानी कि लास्ट वायर ये है, इसे अपन J2 बोल देते हैं, J2 पे रखा इसी जॉकी को। 3 जॉकी नहीं है बच्चों, नहीं तो आप बोलो कि 3 जॉकी लेने पड़ेंगे। इससे उठा के यहाँ रखा, तो जिस दिशा में इसका गैल्वेनोमीटर में विस्थापन आ रहा था, जब जॉकी को J2 पे रखेंगे तो उसका विस्थापन इसके विपरीत दिशा में आना चाहिए, तो ही हमारा परिपथ सही है, और यदि नहीं आ रहा है तो परिपथ सही नहीं है। अब इसके प्रैक्टिकल को, और जे मान लेते हैं, जे है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु का मतलब क्या है, वह बिंदु जहां पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, कोई विक्षेप नहीं आता है, मतलब जब हम जे पे रखते हैं तो इधर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये हमारी रीडिंग वाला बिंदु है, समझे आप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात कि J1 पे जिस तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है J2 पे उससे अपोजिट आना चाहिए, तभी तो कहीं बीच में J पे हमें हमारा बिंदु मिलेगा जो हमें निकालना है, जिसके लिए हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ऊपर वाले वायर पे रखा तो लेफ्ट आ रहा था, इस पे रखा तो भी लेफ्ट आएगा, इस पे रखागा तो लेफ्ट आएगा, परंतु विक्षेप कम होता चला जाएगा। फिर उठा के इस पे रख दिया तो देखा कि विक्षेप बहुत कम हो गया, इधर रखा तो दूसरी दिशा में हो जाएगा। तो फैक्ट है इस वायर पे कहीं पे हमें हमारी रीडिंग मिलेगी। तो हम धीरे धीरे आगे खसकाते रहे। वो कहते हैं ना खसकाना नहीं चाहिए जाकी को, परंतु आप तो खसकाते हुए चलना। हम धीरे धीरे खसकाते रहे, और जिस बिंदु पे आके गैल्वेनोमीटर का विक्षेप खत्म हो गया उस पे बार बार उठा के रख के देखते हैं जॉकी। यदि गैल्वेनोमीटर में की सुई में जरा भी विक्षेप नहीं आ रहा है तो वो उदासीन बिंदु हमारी रीडिंग होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये सभी चीजें बहुत ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। चलिए, आपको ये तो पता है कि E1 इज ग्रेटर देन E, ये बात तो आप जानते हो। तो हम चलें, सबसे पहले बात करते हैं कि जॉकी J1 बिंदु पर माना गैल्वेनोमीटर में विक्षेप
लेफ्ट। मान लिया है, राइट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। माना गैल्वेनोमीटर में विक्षेप लेफ्ट मान लिया हमने, तो देखो जरा, जब हमने उसे J1 पे रखा है तो परिपथ में धारा कैसी बहेगी ये ही समझना है, और ये ही इसकी जान है विभव मापी की। अब देखिए, आप A से B तक 10 मीटर लंबा वायर है, मतलब इसके परिपथ में 10 मीटर लंबे वायर का प्रतिरोध है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और ये बिल्कुल इस सेल के परिपथ में इतना ही प्रतिरोध है A से J1 तक। तो ये बेचारा सेल ज़्यादा प्रतिरोध होने के कारण धारा प्रवाहित नहीं कर पाएगा, हमारा प्रायोगिक सेल धारा प्रवाहित करेगा। मान लो एक पहलवान है, तो आपने कहा 200 किलो वजन उठाओ। एक दुबला पतला बच्चा है, उससे कहा कि 2 किलो वजन उठाओ, तो दुबला पतला बच्चा उठा देगा ना 2 किलो वजन। तो जब ये यहाँ पे जुड़ा तो इसके परिपथ में केवल A से J तक वायर आ रहा है, क्योंकि ये बस इतना यहाँ से यहाँ जुड़ा है, बस इसका परिपथ ये है, तो धारा E से प्रवाहित होगी। इस स्थिति में धारा E सेल प्रवाहित करेगा। तो धारा धन से ऋण की तरफ होती है, तो जो सेल का EMF होता है ना, उसी के नाम सेल को दे देते हैं। तो इसकी दिशा देख लेते हैं, E A J1 G और E। ये क्या आ गई? ये आ गई आपकी धारा की दिशा। चलो, हमने J1 की बात कर ली है, जॉकी को हमने कहाँ रखा था? J1 पे रखा था। अब हम क्या करें? अब जॉकी को हम रखें जॉकी एट J2, जॉकी को J2 पे रख देते हैं। माना विक्षेप राइट, माना G में विक्षेप राइट। क्यों भैया राइट क्यों आया? चलो हम पता करते हैं। देखो बच्चों, J2 यहाँ है, मतलब इस सेल में भी लगभग 10 ही तार हैं, थोड़ा सा कम है, और इस सेल में तो 10 हैं ही। अब आपकी ये बात आती है कि जो ऊपर वाला सेल है उसका EMF ज़्यादा है, तो वो धारा प्रवाहित कर देगा, सीधी सी बात है। तो इस सेल में धारा, हमने धार लिखा था, धारा E1 से प्रवाहित होगी, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E। और दिशा निकालो, दिशा किसकी दिशा? धारा की, धारा की बराबर E A। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी भी E1 जो धारा प्रवाहित करेगा ना, इधर से नहीं करेगा, वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो पता है इसकी धारा की दिशा समझना बहुत ध्यान से। E1 A E G J2 B E1, मतलब धारा इधर से होते हुए G में से होते हुए इधर प्रवाहित हो जाएगी, और इससे B से होते हुए गैल्वेनोमीटर में इस बार इस तरफ धारा गई तो वो राइट में डिफ्लेक्शन दे देगा। आप बोलोगे सर सेल में से कैसे धारा प्रवाहित हो सकती? सेल में धारा प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही तो विरोध करेगा, जो कि छोटा है। 10 मीटर मैंगनीन या कांस्टेंटन का वायर बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, और मैंगनीन और कांस्टेंटन इसीलिए उपयोग किए जाते हैं कि प्रतिरोध ज्यादा हो। तो अब जो धारा आएगी इससे E1 से इधर 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 से होते हुए इधर चली जाएगी। और अब इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रही है, और उसको बहुत ध्यान से समझना, और मैं आपसे कह नहीं सकता बच्चों की बार बार पूछना, जितना हो सके उतना पूछना। बार बार पूछने की जगह आप बार बार वीडियो को रिमाइंड करके देखना। तो अब देखेंगे जॉकी
एट जे, और ये क्या है आपका उदासीन बिंदु, ये उदासीन बिंदु है। मतलब धारामापी में विक्षेप कितना होगा, धारामापी में विक्षेप होगा 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा धारामापी में। अब प्रश्न ये उठता है कि धारामापी में विक्षेप क्यों नहीं होगा, कब नहीं हो सकता। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो कब नहीं एक दूसरे से जीत पाएंगे, जब उनकी ताकत बराबर हो, जब उनके दाव पेंच बराबर हो, तो दोनों लड़ते रहेंगे परंतु कोई जीतेगा नहीं और कोई हारेगा नहीं, तो जीत और हार नहीं होगी। तो यहां पे देखो आप, इस सेल के उसमें ए, दूसरा वाला सेल यहां आया है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, हम कोशिश कर रहे हैं एक दूसरा कलर लाने पे। इसका ये ए आ गया है यहाँ पे, सॉरी E1 का, और E1 का इधर से होते हुए बी आ गया है जे पे। मतलब E1 यहाँ से यहाँ तक विभवांतर ए और जे लगा रहा है, क्योंकि उसके दोनों सिरे, क्योंकि जे पे उदासीन बिंदु है और जे से धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों सेल धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं। इसका एक सिरा कहाँ जुड़ा है, ए पे, दूसरा सिरा यहाँ से होते हुए जाकी से कहाँ जुड़ गया है, जे पे। मतलब इस सेल से धारा इसलिए नहीं प्रवाहित हो रही कि जो ए और जे के बीच का विभवांतर है वो इसके ईएमएफ के बराबर है। विभवांतर बराबर होगा और सेल का ईएमएफ बराबर होगा, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। आपको कोई धक्का दे रहा है, आप उतनी ताकत से रोक रहे हो तो आप धकेंगे नहीं। मतलब ए और जे के बीच में जो विभवांतर है उतना ही विद्युत वाहक बल इसके पास है, और ये विभवांतर उत्पन्न कौन कर रहा है, E1, क्योंकि इसका एक सिरा ए पे है और दूसरा सिरा जे पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, धारामापी में विक्षेप शून्य, यानी कि जो हमारा जे बिंदु पर है, जब जो जॉकी है ना, जॉकी जब जे बिंदु पर है, जे पर है, तो परिपथ में धारा नहीं बहती, परिपथ में धारा नहीं बहती। तो क्यों नहीं बहती, इसका एक सिरा ए, दूसरा सिरा जे, ये J1 और J2 भूल जाओ, ये तो हमने उसी जाकी को रखा था, उसी जाकी को खिसका के हमने कहाँ पे पहुंचा दिया, उसी जाकी को खिसका के हमने जे पे पहुंचाया। तो इस स्थिति में प्रायोगिक सेल विद्युत वाहक बल, वाहक है ना, विद्युत वाहक बल बराबर ए जे के मध्य विभवांतर। मतलब E इज इक्वल टू, मान लेते हैं रीडिंग जो है ए से जे तक बराबर L है। अब ध्यान से सुनना, जे है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और फिर इसके बाद इस तरफ चल रही है, तो ये वाली रीडिंग ऊपर वाले से होगी 4.5 मीटर के करीब है। टोटल 10 मीटर है, तो ये जो वायर छोड़े हैं ऊपर से उन्हें गिनना पड़ता है। तो 1 छूटा, 2 छूटा, 3 छूटा, 4 छूटा, 5वें पे है, तो 4 मीटर पूरे के पूरे हो गए। 5वां यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि धारा इधर बह रही है तो ऊपर वाले से लेंगे, विषम है, विषम है। तो ए और जे के मध्य विभवांतर कितना होगा, ए जे बराबर हमने एल ली थी, एल गुणा विभव प्रवणता। आपको पता है ये विभव प्रवणता क्या होती है, प्रति एकांक लंबाई का विभव होती है। तो एकांक लंबाई का विभव प्रवणता है, तो एल लंबाई में इंटू कर दो तो विभव निकल आएगा पूरा, है ना। तो विभव प्रवणता क्या होती है, हम फिर से भी लिख दे रहे हैं, विभव प्रवणता, इसका मतलब है प्रति भी तो लिखना पड़ेगा, प्रति
एकांक लंबाई का विभव और विभव प्रवणता को अलग अलग सिंबल से उपयोग करते हैं। अपन रो लिख लें, किसी ने सिग्मा लिखा, किसी ने कुछ लिखा, अपन ने मान लिया कि विभव प्रवणता रो है। तो E इज इक्वल टू आ गया रो इंटू एल, विभव प्रवणता, और जो हमारी रीडिंग आई थी वो रीडिंग यहां से यहां तक जो रीडिंग आई एल, इसमें यदि देखें तो 4.5 मीटर के करीब 450 या 460 सेंटीमीटर ये निकाल लिया हमने। हमारे सेल का विद्युत वाहक बल, कुछ भी नहीं करना है, बस रीडिंग आ गई, एल में विभव प्रवणता का गुणा कर दो। विभव प्रवणता तो उसमें विभव मापी में वहीं के वहीं लिखी होती है कि इसकी विभव प्रवणता इतनी है, वो तो सेल में वहीं लिखी होती है, तो हम देख के निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि E1 इज ग्रेटर देन E क्यों है। यदि नहीं होता तो J2 पे भी यही धारा प्रवाहित कर देता, हमें विक्षेप दूसरी तरफ मिलता ही नहीं। और जब इधर विक्षेप लेफ्ट मिल रहा है, इधर राइट मिल रहा है, तो बीच में न्यूट्रल होगा। इधर भी लेफ्ट होता, इधर भी लेफ्ट होता, तो न्यूट्रल पॉइंट कभी भी नहीं मिल सकता था। हालांकि जो बात हम अभी आपसे कर रहे हैं वो बात बाद में और करेंगे, परंतु एक बात आपको बता दें कि एक विभवांतर नापने का उपकरण होता है वोल्ट मीटर। तो ये विभव मापी है ना, ये वोल्ट मीटर से बहुत बेटर होता है, बहुत बेस्ट होता है। क्यों? ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसकी परिशुद्धता वोल्ट मीटर से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहली बात, इसमें रीडिंग नहीं लेनी पड़ती, नल पॉइंट लेना पड़ता है, उदासीन बिंदु लेना पड़ता है, तो रीडिंग लेने में होने वाली गलतियां खत्म हो जाती हैं। हमारी बात समझ में आई आपको? तो गलती नहीं होगी, और फिर उदासीन बिंदु धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, तो कहीं कोई एक्सटर्नल इफेक्ट हमें प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए विभव मापी वोल्ट मीटर से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है और बहुत सही विभवांतर ईएमएफ और सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल के देता है। तो हम हमेशा वोल्ट मीटर की जगह विभव मापी को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो अब यहाँ पे E इज इक्वल टू रो एल, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अभी एक रीडिंग आ गई, फिर इसका प्रतिरोध थोड़ा सा कम या ज़्यादा करेंगे तो दूसरी रीडिंग आ जाएगी, फिर और कम और ज़्यादा करेंगे तीसरी रीडिंग आ जाएगी। तीनों का औसत ले लोगे और आपको इस सेल का बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही सही विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं अब हम। चलिए बच्चों, विभव मापी का दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। हम दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे ये तो वो 10 मीटर लंबा आपका वायर है, ए से बी तक आप बिल्कुल 10 मीटर लंबा ही वायर रहेगा, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका सेल ई। ये आपका प्रमाणिक सेल है, स्टैंडर्ड सेल है, जिसकी सहायता से हम प्रयोग करते हैं। ये है कि, और यहाँ से लगा हुआ है ये आपका रियोस्टेट RH, जिसे कि हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेल हमने ये लगाया जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, और दूसरा सेल हमने यहाँ लगाया, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी है। अब बच्चों यहाँ पे एक लगाते हैं दिमागी कुंजी, टू वे की, इसे बोलते हैं दिमागी कुंजी, पूरे ही लिख देते हैं। और यहाँ लगता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से ये आ गया है जॉकी। दिमागी कुंजी क्या मतलब है इसका? यदि हम प्लग यहाँ लगा दें तो ये परिपथ में आ जाएगा, यदि हम प्लग यहाँ लगा दें तो ये परिपथ में आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम इन्हें नाम भी दे देते हैं। अच्छा, ए बी सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए सी को कनेक्ट करते हैं। मतलब क्या है, इवन इन सर्किट, मतलब इवन परिपथ में आ गया। ये लगा दिया हमने यहां से यहां तक, ये टच E2 नहीं है। अब फैक्ट है, वही प्रयोग करेंगे जो थोड़ी देर पहले हमने समझा है। न्यूट्रल पॉइंट लेंगे, मान लो यहां से यहां तक न्यूट्रल पॉइंट आ गया, ये है आपकी L1। तो माना उदासीन बिंदु कहां आया, उदासीन बिंदु बराबर L1 दूरी पर हमने रीडिंग ले ली, जो कि हम आपको सिखा भी चुके हैं, समझा भी चुके हैं। तो हमारे पास E1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने ये AC को हटाया और BC को सर्किट में लगा दिया। मतलब अब हमने क्या किया, BC मतलब क्या हुआ, E2 परिपथ में है, हिंदी में लिखते हैं ना अपन, परिपथ में है। E2 परिपथ में है। फैक्ट है कि ये जॉकी इधर कहीं नहीं, कहीं और कहीं मिलेगा हमें। मान लें यहां मिला J, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, L2। ये वाली दूरी L2 हो जाएगी। तो उदासीन बिंदु कहाँ आया, उदासीन बिंदु बराबर L2। तो E2 इज इक्वल टू रो L2। रो को हमने विभव प्रवणता माना है बच्चों, आप भूल तो नहीं सकते इतने जल्दी। तो अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, और हम क्या कर लें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। तो E1 अपान E2 इज इक्वल टू रो L1 अपान रो L2। इसका मतलब क्या हुआ कि E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। और ये हमने दो सेलों का विद्युत वाहक बल तुलना कर लिया, उनके उदासीन बिंदुओं के अनुपात में होंगे बच्चों। मतलब सीधी सी बात यह है कि E1 इज टू E2 इज इक्वल टू L1 इज टू L2। उनके उदासीन बिंदु जहां प्राप्त होते हैं उनकी लंबाइयों के हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये क्वेश्चन तो 5 नंबर का आया और आप एक डायग्राम बना के इतना सा कर देंगे तो वो तो 2 नंबर देगा, देगा कि नहीं। तो जो पिछला हमने डेरिवेशन किया है, जॉकी एट J1 धारा की दिशा, जॉकी एट J2 धारा की दिशा, वो सिद्धांत में आपको करना ही करना है। मतलब बच्चों सिद्धांत में आपको वो पूरी चीजें लिखनी है जो पिछला एक्सपेरिमेंट हमने किया है, वो तो इसमें पूरा के पूरा आएगा। डायग्राम बना के वो करेंगे, फिर ये दूसरा डायग्राम बनेगा और फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी हमारी बात समझ में आई कि सिद्धांत वो ही था जब हमने निकाला था कि J1 पे रखते हैं तो धारा की दिशा क्या होगी, J2 पे रखते हैं तो धारा की दिशा क्या होगी, J पर रखते हैं तो उदासीन बिंदु क्यों है, ये करके ये जो फार्मूला निकाला था ना, E इज इक्वल टू रो L, ये आपको इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। और उसके बाद ये सब होगा, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो सिद्धांत है। और वो हर एक्सपेरिमेंट जहाँ जहाँ वो विभव मापी पूछेंगे, वो जो पहला एक्सपेरिमेंट है किसी सेल के विद्युत वाहक बल को निकालना, वो तो आपको करना ही होगा और इसके बाद ये होगा तो ये बड़ा हो जाएगा उससे। चलिए 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 हम यहाँ पे तीसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीसरा लिख दें और ये तो मिटाई दें, वो डायग्राम हम करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा। और वो करना क्या है, इसे मिटाओ, तीसरा लिखेंगे। और इसमें भी पहले वो करना ही है, E इज इक्वल टू रो L निकालना है, फिर ये आगे होगा। समझ गए आप, सिद्धांत में E इज इक्वल टू रो L निकालिए पहले एक्सपेरिमेंट वाला, फिर ये होगा। तो तीसरा कर रहे हैं
और हम क्या निकाल रहे हैं, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना विभव मापी की सहायता से। और बच्चों यहां पे हम केवल सेल, इसे आप ई मान लो इसे, और यहां पे आप लगा दो एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB, और ये 2B कुंजी भी हटा देंगे इसमें से। क्यों हटा रहे हैं, ये दोनों जोड़ देंगे इससे ये, और इसको अपन बोल देते हैं E1। ये प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया। हमें क्या करना है, E का सेल E का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा ये हमें निकालना है। हम फिर से बोल रहे हैं कि सिद्धांत में वो पहला एक्सपेरिमेंट किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना, वो पूरा चित्र बना के करना है, E = ρL लेके आना है, फिर ये आगे होगा। आपको पता है जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E/V -1 × कैपिटल R होता है। E/V -1 × R होता है। तो यदि आंतरिक प्रतिरोध हमें निकालना है तो विद्युत वाहक बल निकालना ही पड़ेगा। तो विद्युत वाहक बल निकालने के लिए सबसे पहला काम करें, रेजिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स में से अनंत ओम का प्रतिरोध निकाल लें। अनंत ओम का प्रतिरोध निकालें। निकाला। जब हम इससे अनंत ओम का प्रतिरोध निकालेंगे, हाँ प्रतिरोध बॉक्स में एक प्रतिरोध अनंत ओम का भी रहता है। अनंत ओम का प्रतिरोध में वो कॉइल जो रहती है ना, वो बहुत ही लंबी रहती है। तो हमने इसमें प्रतिरोध बॉक्स में से एक अनंत ओम का प्रतिरोध निकाला। तो ये प्रतिरोध बॉक्स सर्किट से बाहर, मतलब सीधी सी बात है, प्रतिरोध बॉक्स परिपथ से बाहर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा परिपथ से बाहर? क्योंकि जब इसमें अनंत ओम लगा तो इधर से इधर करंट जाने वाली नहीं है, ये तो बाहर हो गया पूरा के पूरा। मान लेते हैं यहाँ पे J लिखा रहने दो, ये L लिखा रहने दो। माना उदासीन बिंदु कहाँ आया? उदासीन बिंदु एट पॉइंट J, लंबाई है L1, और आपको पता है E = ρL1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 निकल आया। अब क्या करेंगे? अब हम प्रतिरोध बॉक्स में, अब हम क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स में से कोई ज्ञात प्रतिरोध निकालें। माना R। बच्चों अब तो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। अब E नहीं मिलेगा क्योंकि E तो फुल होता है, तो कुछ E कम हो जाएगा प्रतिरोध बॉक्स के कारण, तो अब V मिलेगा। अब हम ले लें उदासीन बिंदु, और इस स्थिति में माना उदासीन बिंदु बराबर L2, क्योंकि जब प्रतिरोध लग जाएगा तो L नहीं आएगा। अब इस पूरे सेल के कारण नहीं आएगा, कुछ उसका प्रतिरोध में भी खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे अब V आ जाएगा। V = ρL2। E क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? क्योंकि E की परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, कुछ E इसमें लग गया, और E कम होते से ही V बन जाता है। अधिकतम विभवांतर ही तो विद्युत वाहक बल होता है, विभवांतर यदि कम हो गया तो वो बन गया विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों V = ρL2, हमें R भी पता है, हमें E भी पता हो गई, B भी पता हो गई। इसे इक्वेशन नंबर अपन 3 माने, इसे 2 कर दें,
और इसे हम 1 मान लें और यहाँ पे लिख दें 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से। तो R इज इक्वल टू E की जगह रो L1, B की जगह रो L2, कहाँ गया ये, -1 और R जो हमने निकाला 1 2 3 कोई सा भी वो रख देंगे, रो से रो कैंसिल हो गया और R इज इक्वल टू आ गया L1 अपान L2 -1 इंटू कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध। ऐसे करके हम विभव मापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं। हम फिर बोल रहे हैं कि विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि इसमें रीडिंग नहीं ली जाती, उदासीन बिंदु लिया जाता है, इसलिए गलती होने की संभावना खत्म हो जाती है। और यहाँ पे पूरी काम कब होते हैं, जब सर्किट में धारा नहीं बह रही होती, तो कोई ऊष्मक्षय वगैरह की वजह से कोई नुकसान नहीं होता है। तो एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, शुद्धता इसकी ज़्यादा है उस वोल्ट मीटर से, इसलिए हम हमेशा विभव मापी का उपयोग करते हैं जहाँ पे हमें शुद्ध मान की ज़रूरत होती है। बाकी सामान्यतः तो वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, वो तो 2 प्लग लगाए आंसर आ जाता है, इससे तो करना पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।